नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। कल के बाजार से पहले आज के बाजार के ऊपर बात कर लेते हैं, जहां पे आज भारतीय बाजारों के अंदर जरूर थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। रिकवरी थी लोअर लेवल से लास्ट आवर में, वो भी निफ्टी बैंक के अंदर, लेकिन प्रेशर अदरवाइज मार्केट के अंदर आज माउंट रहा। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बहुत प्रेशर के अंदर देखने को मिले और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी थी। ऑटो के अंदर प्रेशर था, बैंक्स में रिकवरी थी। इस तरह से कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। आज हम बातचीत करेंगे सर्वेंद्र श्रीवास्तव से, हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके सवालों को लेकर। सर्वेंद्र जी की राय जानेंगे मार्केट्स पर और साथ ही साथ एक आंकड़ा जो कि मतलब कल एमपीसी का आउटकम भी आने वाला है, तो वो भी काफ़ी क्रूशियल रहेगा। तो सर्वेंद्र जी का एक राय मार्केट्स में वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस्ट केस सिनेरियो को लेकर, और उसके अलावा आपके सवालों पर भी उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन एक आंकड़ा जो बाजार बंद होने के बाद आया वो था FIDI का नंबर। खास तौर से आज के सत्र में एक बिकवाली का दौर FIs की तरफ से रहा। करीब 25 से 60 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली वहां रही, लेकिन 640 करोड़ रुपए की खरीदारी DIs की तरफ से जरूर आते हुए दिखाई पड़ी, जो कि सब्सटेंशियल शायद नहीं होगी FIs की बिकवाली के आगे, लेकिन फिर भी प्रेशर मेंटेन है। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर आप हमारे साथ मौजूद रहें और दर्शकों से बातचीत कर सकते हैं, और साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। सर्वेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका व्यू। कल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है और उससे पहले मार्केट शायद सेल ऑफ दिखाया है। रेंज के लोअर एंड की तरफ हम ऑलरेडी खड़े हैं, क्या करना चाहिए बाजार में? बहुत बहुत नमस्कार सुमित जी। देखिए, दायरे तो वही है जो कल थोड़ा हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में कि कहीं तो 41,800 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाके अटक जाता है और किन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा लग रहा है कि 41,800 के आसपास ही अटका हुआ है और उससे बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो आई थिंक जो क्लियर रिस्क रिवॉर्ड का जो सेटअप है वो आई थिंक बैंक निफ्टी में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया कि क्योंकि बैंक निफ्टी अपनी रेंज के थोड़े से लोअर एंड की तरफ है, तो यहाँ पे उतने बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल पा रहे हैं। बट मुझे लगता है बैंक निफ्टी में जो हमको लग रहा है कि 42,000 के ऊपर बहुत ज्यादा जब तक टिकता नहीं है, 42,100 42,200 के ऊपर टिकता नहीं है, तब तक मुझे लगता है कि नीचे में आपको तकरीबन 40,000 40,200 के लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए पॉसिबली वापस आते हुए दिखने चाहिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा उछालों में 150 पॉइंट ऊपर जाए तो उछालों में बेचने की राय है। कल क्रेडिट पॉलिसी है, इवेंट है, तो डेफिनेटली चाहें तो उसको कॉल लेके अपनी पोजीशन को हेज रखें, या मेरे ख्याल से ऑप्शंस में अगर बाय करना है तो पुट्स के थ्रू आई थिंक इस डाउन साइड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में पुट के जरिए आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा इवेंट भी है तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा और उसके हिसाब से ही कॉल लीजिएगा। अब सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ जो हमारी पहले दर्शक हैं वो गाजियाबाद से मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। स्नेहलता जी। स्नेहलता जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मेरे पास रिलायंस के शेयर हैं। ओके, किस भाव पे? 18 शेयर है 400 की कीमत पे, 2009 में लिए थे। 400 रुपए के दाम पे आपने रिलायंस खरीद रखा है स्नेहलता जी? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम तो अब आप 72 हो गए हैं जी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो स्नेहलता जी एक बात बताएं, आपने जब शेयर को खरीदा था वहां से शेयर 2700 रुपया तक गया, 2800 रुपये तक, फिर वहां से नीचे आ गया, तो आप अभी बने हुए हैं। आपने कभी सोचा नहीं इसमें से निकलने की, या आपको ऐसा लगा नहीं कि इसमें ये दाम शायद कभी आए नहीं, मैं और एंटर करूं? क्या थॉट लिया था आपने जब इसमें लेते टाइम, मतलब पोजीशन लिया था तब? बस लॉन्ग टर्म के लिए लिया था और सोचा कि शायद ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, तो इसलिए। तो मैम ऑलरेडी आपका प्रॉफिट 4 गुना के करीब, 6 गुना रादर हो चुका है, तो आप अच्छा मुनाफा तो कमा ही रही हैं और मुबारक हो उसके लिए। सर्वेंद्र, इन्होंने 400 शेयर लिए थे, रिलायंस के 18 शेयर लिए थे, जो कि 400, इनके 72 शेयर हैं टोटल, और एवरेज कॉस्ट इनकी करीब 400 रुपया है, यानी कि 1900 रुपये पर शेयर। आज भी ये देश की सबसे बड़ी कंपनी, देश के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी में निवेशित है और लंबी अवधि का नजरिया है, मुनाफा ऑलरेडी इनको बहुत हो चुका है। तो क्या राय रखते हैं आप, क्या करना चाहिए ना? नहीं, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना बढ़िया ट्रेड और इतने पेशेंस से इन्होंने इतने साल पकड़ के रखा है, तो डेफिनेटली फिर इतने अच्छे पैसे बनते हैं। बीच बीच में अगर थोड़े बहुत ट्रेड किए होते, राइट टाइम पे निकली होती, ली होती, तो शायद थोड़े और पैसे बनते, बट नेवरदलेस काफी अच्छे पैसे यहाँ बन रहे हैं इनके। और देखिए काफी प्रॉफिट में बैठे हैं। विनिंग ट्रेड है तो मेरे हिसाब से या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बेस्ट पार्ट तो ये कि या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एक एग्रेसिवली इस्तेमाल करिए यहाँ पे। और मेरे हिसाब से वो लेवल्स अभी इमीडिएट जो मुझे दिख रहे हैं, वो तकरीबन मुझे जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 2180 के आसपास मुझे दिख रहा है कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो या तो आप वहां पे एक स्टॉप लॉस स्टिल करके रखिए, या दूसरी कवायद ये हो सकती है कि भाई 1/6 अगर ये प्रॉफिट बुक कर लेती हैं तो इनकी कैपिटल निकल जाएगी और बाकी रिमेनिंग स्टॉक इनके सारे हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे। फिर इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखें। आई थिंक अभी तो बहुत तेजी बाकी है इंडिया में, तो मे बी ये जो छोटे मोटे करेक्शन चल रहे हैं, 6 महीना 12 महीने के जो करेक्शन चलते हैं,
वो अपनी जगह पे ठीक है, ये आएंगे, बट फाइनली जब नेक्स्ट बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करेगा स्टॉक तो और भी अच्छे इनको लेवल्स और स्तर देगा। तो मेरे हिसाब से आइडियली तो 1/6 बेच लें, कैपिटल निकल जाएगी, बाकी सारे फ्री हो जाएंगे इनके। तो मैम आप थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट ले सकती हैं, आपकी कैपिटल फ्री हो जाएगी, बाकी शेयरों में आप बने रह सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप देश की सबसे बड़ी कंपनी के साथ निवेशित हैं, तो फंडामेंटल पे तो कोई सवाल ऐसा ऑफ नाउ नहीं है। स्टॉप लॉस आपको 2100 रुपये दिया गया और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अब बातचीत करते हैं मोहित से, जो कि हमारे साथ लुधियाना से मौजूद है। मोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार मोहित जी। मेरे पास फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक्स हैं, 350 स्टॉक्स एट द रेट ऑफ 269। ओके, तो आई कैन होल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। ओके, तो सर्वेंद्र, फोर्टिस हेल्थ केयर करीब करीब 8 रुपये पर शेयर का मुनाफा है और 350 शेयर है, 2 से 3 साल होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ जो मुझे दिख रहा है, एक तो फार्मा की अपनी भी थोड़ी सी एक स्टोरी इस समय थी कि फार्मा इंडेक्स में थोड़ा सा मिसमैच है, कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, बट ओवरऑल फार्मा की स्टोरी थोड़ा सा स्टैंड बाय पे जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ट्रेड इनका अच्छा है, आई थिंक फिलहाल चाहें तो ट्रेड में बने रहें, और लेकिन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि किसी कारण से अगर ये सेक्टर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे तो इनके कहीं पैसे यहाँ ज्यादा लग जाए। तो आई थिंक कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के रखें और मेंटेन ट्रेड में बने रहें। 1 से 3 महीना यहाँ पे बुलिशनेस नेक्स्ट 1 to 3 मंथ अच्छी रह सकती है, और उसमें इनको 310-320 के स्तर मिल सकते हैं, बट वहां पे जरूर एक बार रिव्यू कर लें। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे लंबा ब्रेकआउट अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। तो कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस को लेकर अपनी पोजीशंस में आप एज ऑफ नाउ बने रह सकते हैं। उमाकांत राउत साहब हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र नांदेड़ से। राउत साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार राउत साहब। सर मेरे पास अदानी ग्रीन के 130 शेयर्स है जी, जिसका मैंने प्राइस लिया था 2650 में। ओके, तो अभी वो चल रहा है 844 जी। तो क्या करना चाहिए? सर्वेंद्र, सिचुएशन क्रिटिकल है क्योंकि इस समूह की सारी कंपनियों के साथ इस तरह के सवाल आ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि लगातार लोअर सर्किट्स पे लगते हुए शेयर यहाँ तक पहुँचा है। तो क्या किया जाए? ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस हो रहा है, अभी तो निकलना ठीक रहेगा नहीं क्योंकि 130 शेयर है, लेकिन आप क्या एडवाइस देते हैं, क्या कर सकते हैं ये? नहीं, बिल्कुल यही मैं भी एडवाइस यही दूंगा कि जो चीज सर्किट में नीचे की तरफ जा रही है, इसमें बहुत ज्यादा चार्ट रीडिंग करने का फिलहाल मौके नहीं है, कुछ भी कोई पैटर्न या कुछ भी सेटअप्स तो बना नहीं रहा है। तो अब मैं इनके साथ सहानुभूति जरूर रख सकता हूं, बट थोड़ा लेट हो गए हैं ये अपने स्टॉक में जागने के लिए। इस तरह का जब आप हाई बीटा स्टॉक्स करते हैं, जो कि चला भी सर्किट में था, बहुत दिनों तक सर्किट में चला, इनिशियली चलता भी सर्किट में था, तो वो स्टॉक गिरता भी सर्किट में है। ये इस बाजार की कहीं एक विडंबना है। तो मैं इनकी यहाँ पे ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक टाइम दें और वेट करें। अब यहाँ से तो इनको नहीं रहा है, यहाँ से तो नहीं दी जा सकती है, मुश्किल है। तो बेटर ये कि सर आप वैसे तो बने रहें, आपके पास कोई और विकल्प है नहीं अभी, लेकिन जब तेज़ी मिले और जब आपके भाव वापस दोबारा आपको लौटते हुए दिखाई पड़े या उनके आसपास कहीं एक बार आप पहुँचे, तब एक बार को टिप्पणी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन क्योंकि ये सर्किट आया है और पूरे ग्रुप के अंदर ही एकदम से बिकवाली आई है, तो कुछ भी कहना एज ऑफ नाउ अभी किसी के लिए भी थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए दिल्ली से। सचिन जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सचिन जी, आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर, मेरे पास आईडीबीआई बैंक के शेयर्स हैं, मैंने जनवरी में लिया था। 59.50, 59.50 का रेट है। 36 राउंडेड क्वांटिटी है। 36,000 क्वांटिटी, राइट? हाँ, 35,362 है, 36,000 है। तो सचिन जी, इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपने ये शेयर लिए थे, तो कोई ट्रिगर था आपके पास, कोई खबर थी, कोई न्यूज़ फ्लो था? एक्चुअली एक दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि जनरली मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, जब भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मेरा नजरिया ये होता है कि वो कंपनी रिकवरेबल करने वाली है या नहीं है। तो चाहे वो एक बार वो गिर जाए, कोई परेशानी नहीं है, वो बाद में रिकवर कर जाए। जैसे टाटा पावर है या और भी अनंतराज है, ऐसी कंपनी है। तो अभी इसमें किया था, ये था कि ये आगे जाएगा, बट अभी कुछ मार्केट में भी शॉर्टफॉल हो गया और मार्केट की सिनेरियो नेगेटिव हो गए, तो उसकी वजह से आई थिंक ये गिरा है। और 2020 से प्रॉफिट में भी है। तो मेरे को ये था कि कोई बात नहीं, अगर गिर जाए तो बाद में रिकवर करेगा। और कुछ इसमें ये भी था कि ये बिक रही है, मतलब स्टेक बेच रहे हैं, LIC स्टेक बेच रही है, तो वो सारा कुछ लेकर किया था। चलिए सरवेंद्र जी, 60 रुपए के दाम पर खरीदारी की हुई थी करीब करीब इन्होंने शेयरों में, और 50 रुपए करीब पहुंच गया है। 10 रुपए पर शेयर ऑलमोस्ट घाटा है, 36,000 शेयर है, क्या करें?
देखिए थोड़ा प्रिएम्प्टिव ट्रेड इनका हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो ये विडंबना है या क्या है। लोग स्विंग टॉप बाय करके ही आ जाते हैं और उस समय फिर वो सवाल आके पूछते हैं जहाँ पे उन लेवल्स के आसपास मेजर मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म स्विंग्स हैं, और ये स्टॉक 60-62 के ऊपर निकल नहीं पा रहा था लास्ट 1.5-2 साल से। तो आई थिंक अगर रिसेंट इन्होंने जो एंट्री ली है तो आई थिंक इनकी जजमेंट में थोड़ा सा एरर है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग। अब स्टॉक जैसे इन्होंने बोला बेहतरीन हो सकता है, इनके हिसाब से इन्होंने उस पर स्टडी किया है, इनको लगता है कि भाई फंडामेंटली और ये चलेगा, उस पर तो मेरी कमेंट नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि इसमें एक ब्रॉड वाइडर रेंज ट्रेड हो रही है, जो रेंज मुझे दिख रही है तकरीबन 40 रुपए से लेकर 60 रुपए तक, और फिलहाल अपर रेट से कहीं इन्वर्जन मार के बीचों बीच खड़ा है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे वर्स्ट केस 38-40 दिखता है। इनके पास टाइम होराइजन अच्छा है और ये पकड़ के खड़े रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली रहें। बट मेरा सवाल तो इनसे यही रहेगा कि जब इनको क्वांटिटी से क्या करना है, इनको परसेंटेज रिटर्न से मतलब था, तो और भी बहुत बढ़िया बैंकिंग स्टॉक्स थे जो ये लेके उतने 10-20-30% कमा सकते थे। तो आई थिंक न्यूज बेस्ड इवेंट में घुसे हैं, इसलिए इनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट ध्यान रखें, आई थिंक जहां पे कहीं भाव आए थोड़ा क्वांटिटी कम करें और सेक्टर में डाइवर्सिफाई करें। बैंकिंग में रहना है तो रहें, थोड़ा पीएसयू, थोड़ा प्राइवेट, 2-4 नेम्स ऐड करके रखें। सारे अंडे एक ही जगह पे एक ही छीके में नहीं रखें, क्योंकि फिर नुकसान का ज्यादा चांस रहता है। जी तो थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई कर लें, ज़्यादा बेटर है। इतनी बड़ी क्वांटिटी एज ऑफ नाउ लेना, मतलब जब तक कोई ट्रिगर ना आपको अच्छा मिले तो थोड़ा रिस्की हो सकता है कभी कभी। अब लखनऊ चलते हैं, विकास जी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी विकास जी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैंने 318 पे 125 शेयर ले रखे हैं, तो इसमें अभी मेरे को क्या करना चाहिए? ओके तो 125 शेयर केनरा बैंक के 318 रुपए के दाम पर करीब 23 रुपए पर शेयर का घाटा, क्या करना चाहिए सर्वेंद्र? आई थिंक सेटअप ऑलमोस्ट वही है जो भी पीछे अपने बैंक के देखे। थोड़े करेक्शन इन बैंकिंग स्टॉक्स में चल रहे हैं और इन्होंने भी थोड़ा सा हायर एंड बाय कर लिया है। आई थिंक थोड़ा लेट ये एंटर किए इस ट्रेंड में। बट ब्रॉडली इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखूं तो फिलहाल कोई तकलीफ की जगह नहीं दिख रही है, क्योंकि अपने लॉन्गर टर्म दायरों के ऊपर चल रहा है और आई थिंक वो सपोर्ट्स को अच्छे से पकड़ के चल रहा है लास्ट 9-10 महीने से। तो आई थिंक वो लेवल्स थोड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं। 269-270 पे इसके 200 डे जो करंट एवरेजेस है वो कहीं उसके आसपास जो सपोर्ट्स आ रहे हैं, आई थिंक जब तक वो नहीं टूटते तब तक मेरे ख्याल से ट्रेंड में बने रहें। तो 269 का एक स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और फिलहाल ट्रेड में बने रहें, और अगर जरूरत पड़े तो 15-20 दिन में दोबारा राय ले लें। तो विकास जी आपको राय दी गई है केनरा बैंक के संदर्भ में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड के साथ भी आप बने रह सकते हैं। बातचीत करते हैं अब बीजे रैना साहब से, जो कि हमारे साथ जम्मू से मौजूद हैं। रैना साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरे पास सर जेके बैंक है 3150 एट 52। ओके। साउथ बैंक है 3150 एट 9.71। ओके। आईओबी है 3150 एट 33.69 और इंडियन बैंक है 100 एट द रेट 57। देखिए रैना साहब, मैं सारे तो नहीं ले सकता, लेकिन आपके 2 सवालों बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इसलिए मैं उनको ले लेता हूँ। पहला, आपने जम्मू भी लिया और आपने साउथ इंडियन भी लिया, कोई खास वजह, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ तक लेने की? नहीं सर, मेरे पास और भी है, स्टेट बैंक भी है, रिलायंस भी है। ओके ओके, तो लेकिन इंटरेस्टिंग था ये जम्मू और कश्मीर और साथ साथ साउथ इंडियन बैंक। सर्वेंद्र, क्या करना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर और साउथ इंडियन बैंक? और इंटरेस्टिंग, दोनों की 3150 क्वांटिटी है, एक 52 रुपए के दाम पे, एक 9 रुपए के दाम पे, क्या करें दोनों में? नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगा ये। हाँ। सब कुछ ले लिया है इन्होंने। देखिए आज लगता है बैंकिंग का ही दिन है, सब बैंकिंग के सेटअप से आ रहे हैं। बट बहुत ज्यादा देखिए चार्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है। सब में यही हो रहा है कि अच्छे मूव्स आए थे पीछे और सब में करेक्शंस चल रहे हैं। तो थोड़ा टाइमिंग का इशू यहाँ सबके बीच में लग रहा है। बट आई थिंक यहाँ पे जेएनके बैंक अगर ये मुझे पूछे तो मेरा मानना यही है कि 47-48 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। तो आई थिंक कहीं एक 46 रुपए के नीचे आई थिंक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं, या बेटर ये रहेगा कि 45 के नीचे लगा ले, राउंड फिगर भी है। 45 के नीचे क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रहेगा और आई थिंक ट्रेड में बने रहें जहां तक जेएनके बैंक की बात है। और साउथ इंडियन बैंक जो ये बोल रहे हैं वहां मैं एक बार चार्ट चेक कर लेता हूँ वहां पे भी, और मेरा मानना ये है कि ओवरऑल बैंकिंग के सेटअप सेम रहेंगे, तो यहाँ पे भी वही देखने मिलना चाहिए। तो जी बिल्कुल, सेटअप्स ऑलमोस्ट वही सेम है। एक बढ़िया रैली के बाद उस रैली को बचाने की कोशिश चल रही है। एक ब्रॉड रेंज यहाँ पे बन गई है तकरीबन 16 रुपए से लेके 20-21 रुपए तक। तो यहाँ पे भी मेरी राय यही रहेगी कि बने रहे, और यहाँ पे भी राउंड फिगर के नीचे 15 का मार्क है। आई थिंक 15 के नीचे एक क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस बना के यहाँ पे भी बने रहे ट्रेड में। तो
दोनों ही ट्रेड्स को लेकर आपको राय दी गई है और आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलिए एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और जितने भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास सवाल आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करते हैं, सर्वेन से बातचीत करते हैं जल्दी से जल्दी। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ सर्वेन श्रीवास्तव मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं आपके सवालों को लेकर। आज सर्वेन से अब हम एक रैपिड फायर के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया के सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है मनोज जी का। इन्होंने एक सवाल पूछा है ईज माई ट्रिप को लेकर। करीब करीब 1000 शेयर इनके पास हैं और जो खरीदारी इन्होंने की है वो रफली 50 रुपये के दाम पर खरीदारी कर रखी है। तो सर्वेंद्र क्या करना चाहिए? कल नंबर्स भी आए थे, नंबर्स का सर्किट भी लगा था और डेवलपमेंट्स भी अच्छे हैं। आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी थी कंपनी की, बढ़िया साइड पे कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन भी पोस्ट की हुई है। क्या करना चाहिए? जी, राय वही है जो कल भी थी। आई थिंक डेटा कम है बट फिलहाल के जो सेटअप अच्छे दिख रहे हैं और एक बढ़िया स्पाइक के बाद एक करेक्शन कंसोलिडेशन जिसको आप बोलिए वो चल रहा है। तो एज लॉन्ग आई थिंक 44-45 के लेवल्स यहाँ पे होल्ड रहते हैं। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अच्छे हैं, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। जी, तो ट्रेड में बने रहने की राय यहाँ पर आपको दी गई है। 40 से 45 एक स्टॉप लॉस रखे। कल आपने शायद 100 रुपए का टारगेट दिया था, आप उसी को रीइटरेट करेंगे? जी, मैं अगर ये चला यहाँ से तो आई थिंक डेफिनेटली 80 to 100 के टारगेट्स और मैंने वहाँ पे टाइम फ्रेम भी दिया था। लॉन्ग टर्म लेके चले, 12 से 18 महीने का टाइम देंगे तो आई थिंक क्लियरली यहाँ पैसे बनने चाहिए। सनी जी का एक सवाल है, उनके पास करीब 600 शेयर है REC के 121 रुपए के दाम पर। छोटी अवधि का नजरिया क्या करें? देखिए, छोटी अवधि का नजरिया है तो फिर तो काम इजी हो जाता है। आई थिंक जिस तरह का बाजार का फिलहाल रुझान चल रहा है और जिस तरह से इसने आज का कैंडल दिया है और जिस तरह से 125-26 को ये लास्ट 15 दिन से नहीं निकाल पा रहा है, तो लंबी नजर एकदम छोटी नजरिए के हिसाब से तो आई थिंक निकल जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदीप जी का सवाल है CDSL को लेकर। 400 शेयर हैं 1200 रुपए के दाम पर और अब ये खबर भी आ गई कि BSE इसमें 2.5% के आसपास स्टेक बेचेगा अपना। क्या करना चाहिए ना? अब देखिए, तो फिलहाल तो ट्रेड में बने रहना चाहिए क्योंकि अगेन प्राइस से इतना दूर आ चुका है कि अगर इसमें हम इनको बेचने बोल दें और उछाला जाए तो भी गलत और कहीं गिरता जाए तो भी गलत। बट आई थिंक क्लियरली एक रिट्रेसमेंट चल रहा है। इसका बहुत बढ़िया रैली बना 19 से लेके 18-19 के बाद ये 20 वाले लो से जो चला है, बहुत बढ़िया 2 साल की एक रैली रही, एक शानदार मोमेंटम वहां रहा और अब आई थिंक लास्ट कुछ क्वार्टर्स से उसको करेक्शन करने की कोशिश ही कर रहा है। तो आई थिंक एक ऑनगोइंग करेक्शन है और मेरे ख्याल से ट्रेड में बना रहना चाहिए। स्टॉक अच्छा है और चाहेंगे तो 3-6 महीने के बाद जब ये करेक्शन के टाइम वाइज दिन पूरे होने लगे तो थोड़ा एवरेजिंग भी कर सकते हैं, बट यहाँ से 3 से 6 महीने बाद दोबारा इस पे एक राय लें। 3 महीना और आई थिंक एक साइडवेज करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। एक गौरव जग्गी साहब ने सवाल पूछा है, इनके पास हिंदुस्तान जिंक के शेयर हैं और ये थोड़े कंफ्यूज हैं इसके दाम और बाकी चीजों को लेकर। क्या करना चाहिए ना? हिंदुस्तान जिंक जी, देखिए, मेटल्स में मेरा थोड़ा अभी फिलहाल एकदम, मैं फिर इस पे यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म बोलूंगा। मेटल्स में जिस तरह से आज थोड़ा सा वीकनेस दिखी है, मेटल इंडेक्स में भी जो दिखी है, आई थिंक यहाँ डॉलर के साथ डॉलर इंडेक्स में भी जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा है, थोड़ा मेरे को लगता है यहाँ पे मेटल्स को तकलीफ रहेगी, कमोडिटी प्राइसेस को भी तकलीफ रहेगी। तो नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए मेटल्स पे रुझान थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अगर निकल सकते हैं तो निकल जाए और नीचे में कहीं दोबारा लेने की कोशिश करें। इसके अलावा एक सवाल अभिषेक दास साहब ने पूछा है बालाजी अमाइन को लेकर। छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करना चाहिए ना? जी, देखिए, स्टॉक तो अभी गिर ही रहा है और कंटिन्यूअस ड्रॉप में ही है, तो इनका मुझे प्राइस नहीं मालूम इन्होंने कहाँ पे लिया है, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारी ट्रेंड्स नीचे का ही रुझान दे रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो फिर मुझे इसमें इनको नेगेटिव राय देनी पड़ेगी, सेल। इसके अलावा एक सवाल देवेश नायर ने पूछा है, इनके पास बलरामपुर चीनी के 200 शेयर हैं 385 रुपए के दाम पर। कितनी लंबी अवधि के लिए और वेट करें कि इनका दाम देखने को मिलेगा इन्हें? देखिए, चीनी में थोड़ा इनको टाइम देना पड़ सकता है और मेरे हिसाब से अगर 12 महीने प्लस का होराइजन है तो इस भाव से खड़े रहें, नहीं तो मे बी इनको थोड़ा नीचे भी मिल सकता है। तो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो आई थिंक होल्ड। जी, पीयूष जी का एक सवाल आया है डीवी स्लैब को लेकर। करीब 100 शेयर हैं 3200 रुपए के दाम पर। 1 साल का नजरिया रखते हैं, क्या करें? देखिए, अभी तो बहुत पिटाई हो गई है और वॉल्यूम्स भी काफी थे लास्ट 3-4 दिन की गिरावट में, तो आई थिंक एक सेलिंग क्लाइमैक्स तो यहाँ बन रहा है, उछाल का एक केस बनता है। ट्रेंड तो बिगड़ चुका है नो डाउट, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म सब, तो उछालों में निकलने की राय रहेगी। तो फिलहाल तो नहीं, बट अगर एक उछाल आए कॉस्ट के आसपास पहुंचे तो आई थिंक यहाँ से निकलने की राय। ओके, इसके अलावा एक संदीप जैन साहब का सवाल है, इनके पास अदानी पावर के 400 शेयर हैं 350 रुपए के दाम पर। ये क्या करें?
देखिए आई थिंक यहाँ पे चर्चाएं गर्म है, तो इसको भी आज पास करना चाहूंगा। आई थिंक ये सारे स्टॉक सर्किट टू सर्किट चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है इनको कुछ बोलना यहाँ पे अभी फिलहाल। अच्छा, रवि साहब का एक सवाल है, कोल इंडिया में निवेश करना चाहते हैं तो क्या यहाँ पर निवेश करना चाहिए, थोड़ा नीचे निवेश करें, क्या करें? नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना चाहिए। 220 रुपए का भाव बुरा नहीं है, मैं कहूंगा बहुत ल्यूक्रेटिव नहीं तो बहुत बुरा भी नहीं है। इसकी जो एक ब्रॉड एक्यूमुलेशन रेंज कुछ दिनों की लास्ट रही है, वो रही है तकरीबन 180 से लेकर 200 तक बड़े अच्छे इसमें सपोर्ट्स रहे हैं। तो आई थिंक एक ब्रॉड रेंज अगर मैं यहाँ से पकड़ के चलूँ एक्यूमुलेशन की, तो 180 से 220 की एक रेंज है। हर 5-5 रुपए पे अगर किसी कारण से गिरावट आती है तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो बाय द टाइम नीचे के भाव आएंगे, इनके पास अच्छा माल भी इकट्ठा हो जाएगा और स्टॉक को ये टाइम भी दे चुके होंगे। तो धीमे धीमे लेना शुरू करें, एक साथ नहीं। ओके, एक अविनाश साहब का सवाल आया है, इन्होंने हरिओम पाइप के शेयर ले रखे हैं 350 रुपए के दाम पे, 340 रुपए के दाम पर, ये क्या करें? नहीं, मैं माफ कीजिएगा, हरिओम पाइप्स। जी, हरिओम पाइप हाल की लिस्टिंग है। जी, हाल की लिस्टिंग है, मैंने भी नाम नहीं सुना कभी। जी, देखिए इसमें डेटा तो बहुत कम है, इसमें तो मैं कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। ओके, अच्छा, एक सवाल आशीष जी ने पूछा है, मतलब ये सवाल इनका भी सेम वही है कि 6000 शेयर है इनके पास अदानी पावर के 360 रुपए के दाम पे, लेकिन क्योंकि इनकी क्वांटिटी बड़ी है इसलिए मैं आपसे ये सवाल दोबारा रीइटरेट करा रहा हूँ, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, देखिए मुश्किलात तो वही है, एक शेयर, देखिए मेहनत उतनी करनी पड़ती है, एक शेयर हो या 1 लाख शेयर हो, आई थिंक व्यू तो होल्डिंग से चेंज नहीं होता। थॉट यही है कि सर्किट टू सर्किट जा रहा है, कुछ ना तो कुछ बहुत ज्यादा कोई सेटअप्स बन रहे हैं, ना कुछ समझ में आ रहा है। जिस तरह से अगर आप सर्किट टू सर्किट जाना शुरू कर देंगे तो आप उसमें क्या रीड क्या करेंगे, तो कहीं स्टेबलाइज हो, कुछ तो एक रेंज बनाए, कुछ तो कुछ करे, तो डेफिनेटली कुछ ध्यान निकाले, बट फिलहाल तो पास है सर जी, माफी चाहूंगी। तो आपको जो राय रणनीति बताई गई, मतलब माफी चाहेंगे इस चीज के लिए कि अदानी पावर क्योंकि सर्किट टू सर्किट है, और ये बात सरवीन ने सही बोली कि शेयर 1 हो या 1000 हो या 1 लाख हो, क्वांटिटी बाद में मैटर रखती है, पहले क्योंकि उसका पैटर्न नहीं बन पा रहा तो इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर पा रहे सरवीन, और लगातार इस सर्किट वाले शेयरों में कुछ भी टिप्पणी करना काफ़ी रिस्की भी हो सकता है और काफ़ी मुश्किल भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरवेंद्र, हर बार की तरह सही एडवाइस देने के लिए, सही राय देने के लिए और हमें राह दिखाने के लिए, बताने के लिए। फिलहाल अब कल का बाजार को ही समेटेंगे, लगातार जो CNBC आवाज़ में खबरों का सिलसिला है वो आगे बना रहेगा। नमस्कार।